सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं विंटर वॉर के बारे में। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब फर्स्ट फ्रेंच रेजिमेंट के पैरा ट्रूपर्स ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा पेश किया था। कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्रेंच सिपाहियों को देखते हैं और ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि अभी अभी ये लोग एक युद्ध से लौट रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें दूसरे युद्ध के लिए निकलना है क्योंकि ये वक्त है दूसरे विश्व युद्ध का और समय है 1945 का। और सारे फ्रेंच सिपाहियों को गाड़ियों में बैठा दिया गया है और इन्हें भेजा जा रहा है ईस्टर्न फ्रंट की तरफ। तभी हम एक सिपाही को देखते हैं जो दूसरे सिपाही को हौसला दे रहा होता है और जिन्हें वो हौसला दे रहा है उनका नाम है कॉर्पोरल हेनेक और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अब तक अपने आधे से ज्यादा साथियों को खो दिया है और उनकी मौत पे उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस है और उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि वो अपने और भी साथियों को खोने वाले हैं। तभी इन्हें बताया जाता है कि ये लोग एल्जास पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात होगी अमेरिकी सिपाहियों से और कहीं उन्हें उनके साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा। तभी इन्हें बताया जाता है कि नए रिक्रूटर्स को बुला लिया गया है क्योंकि इनकी तादाद कम हो चुकी थी। तब एक नया सिपाही आता है हेनेक के पास और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है और अपना नाम भी बताता है। तब हेनेक उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जानना चाहता और ना ही किसी नए रिक्रूटर का, क्योंकि एक बार अगर मैं तुम लोगों को जान जाऊंगा तब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हेनेक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने अभी अभी अपने बहुत सारे साथियों को खोया है जिन्हें वो भुला नहीं पा रहा और उसे पता है कि जो नए रिक्रूटर्स आए हैं कहीं इनमें से भी ज्यादा लोग जिंदा ना बचे, इसीलिए हेनेक इनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता ताकि इसे ज्यादा अफसोस ना हो। तभी इन्हें बताया जाता है कि अमेरिकी सिपाही यहाँ पे आने वाले हैं और उनका एक आदमी इनसे मिलने वाला है और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी इन पे हमला हो जाता है। तब सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन इन पे ऐसे ही हमला होते रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और इनका एक साथी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और बीच सड़क पे वो दर्द से करा रहा होता है। तब उसका दर्द इनके मेडिक से नहीं देखा जाता जिसका नाम है मायर। फिर मायर भागता हुआ जाता है उस आदमी के पास और उसे लेकर के चला जाता है गाड़ी के पीछे ताकि वो उसका उपचार कर सके। तभी हम इनके लेफ्टिनेंट को देखते हैं और लेफ्टिनेंट दूर से सारे लोगों को देख रहे होते हैं क्योंकि इन पे जर्मन्स ने हमला किया है, इसीलिए वो उनकी लोकेशन देख रहे हैं कि कहां से उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। फिर जैसे ही उसे लोकेशन पता लगती है वो एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर के पीछे से आगे बढ़ने लगता है और चला जाता है हमले की जगह पे, लेकिन अभी ये लोग हमला नहीं करते। लेफ्टिनेंट सारे लोगों को कहता है कि अमेरिकी जल्दी ही यहाँ पे ओपन फायर करने वाले हैं और एक बार उन्हें हमला कर दिया तब हम हमला करेंगे। इसीलिए वो दो लोगों को कहता है कि तुम लोग अपने हाथों में ग्रेनेड ले लो और जैसे ही हमला शुरू हो तुम लोग उन पर ग्रेनेड बरसाने लगना। फिर वो भी जाकर के अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी अमेरिकी यहाँ पे गोली चलाने लगते हैं और उसके साथ साथ ये लोग ग्रेनेड फेंकने लगते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद सारे के सारे जर्मन आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये उनके साथ क्या हो रहा है और जब तक वो अपने आप को संभालते ये लोग उन पे बहुत सारी गोलियां बरसा चुके होते हैं, इसीलिए ज्यादातर जर्मन से यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो इन पे गोली चलाते जाते हैं। तभी कैरोल नाम के एक फ्रेंच सिपाही को गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तब उसे लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन जल्दी ही उसका साथी वहाँ पे आता है और उसे समझाता है कि गोली सिर्फ तुम्हें छू करके निकली है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। फिर वो उसे उठा करके लेकर के जाने लगता है बेस की तरफ। तभी हम देखते हैं कुछ जर्मन सिपाहियों को जिन्हें अब फ्रेंच सिपाहियों ने घेर लिया है और वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी हेनेक इन्हें रोक देता है, इसीलिए लोग उनके सर पे मार के उन्हें बेहोश कर देते हैं। लेकिन अब ये हेनेक से पूछते हैं कि आखिर आपने हमें इन्हें मारने क्यों नहीं दिया। तब वो कहता है कि ये जिंदा हमारे लिए ज्यादा काम का है, इसके मरने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये अगर जिंदा रहेगा तब हमें बता पाएगा कि बाकी जर्मन्स कहाँ पे हैं। फिर इतना कहने के बाद ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन सारे लोगों को अब हेनेक पे शक होने लगा है। इसीलिए एक सिपाही हेनेक से कहता है कि आपने उसे जिंदा छोड़ के अच्छा नहीं किया और जब से आप पुराने युद्ध से लौट करके आए हैं आप बदले बदले से लग रहे हैं, आप में पुराने जैसा जोश नहीं है। तभी एक दूसरा सिपाही कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सब युद्ध से थक चुके हैं। हेनेक ने अपने दो सबसे अच्छे साथियों को खोया है और एक ने तो इनके बाहों में दम तोड़ दिया, इसीलिए हम सारे लोग निराश हैं और हम सब दुखी हैं। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं हेडक्वार्टर पे। तब यहाँ पर ब्रीफिंग शुरू हो जाती है। तब चीफ लेफ्टिनेंट मोरेल यहाँ पे बात करता है हेनेक से और कहता है कि तुम्हारा अगला टारगेट एक गाँव है जिस गाँव पे जर्मन्स की नजर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी टीम को लेकर के उस गाँव के पास जाओ। रास्ता बहुत खतरनाक है लेकिन मुझे पता है कि तुम जा सकते हो, इसलिए वहाँ जाने के बाद उस गाँव पे नजर रखो। फिर हेनेक भी तैयार हो जाता है। तब उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास 40 मिनट का वक्त है, 40 मिनट में अपनी टुकड़ी को तैयार करो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तब हेनेक अपनी पूरी टीम को तैयार करने लगता है, लेकिन उन्हें वो पहले ही आगाह कर देता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ पे हर तरफ जर्मन्स हैं और कभी भी हम पे हमला होगा और कभी भी हम पे गोला बारूद बरसने लगेगा, इसीलिए तुम लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा और इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि कभी भी तुम लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी सारे सिपाही तैयार होते हैं और ये लोग निकल पड़ते हैं उस गाँव की तरफ, लेकिन इन्हें एक पर्वत से होकर के जाना पड़ेगा उस गाँव की तरफ।
इसीलिए ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत देर चलने के बाद भी इन्हें कहीं भी कोई भी जर्मन नजर नहीं आता। तब ये ऐसे ही मजे में चलने लगते हैं, लेकिन अचानक ही इन पे हमला हो जाता है और चारों तरफ से जर्मन्स बाहर आने लगते हैं। तब ये लोग भी उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है और एक वक्त के बाद ये लोग जर्मन्स पे भारी पड़ते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद सारे सिपाही खुश हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही चीफ लेफ्टिनेंट इन सबको बताते हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को संभालना है क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे जर्मन्स की टुकड़ी हम पे हमला करेगी। फिर इतना कहने के बाद चीफ लेफ्टिनेंट जाता है हैनेक के पास और उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी ही ज्वाइन करना पड़ेगा सेकंड प्लेटून को, क्योंकि उनके पास कोई भी लीडर नहीं है और वो प्लेटून ज्वाइन करने वाली है अमेरिकी सिपाहियों को जो जर्मन्स पे हमला करने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जा करके उन्हें ज्वाइन करो। लेकिन हैनेक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है और मैं प्लेटून को लीड नहीं कर पाऊंगा, उसके अलावा मेरी ज्यादा जरूरत यहाँ पे है। तब लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम मना नहीं कर सकते, ये मेरा ऑर्डर है। फिर हैनेक भी मान जाता है। तभी रात हो जाती है पर सारे सिपाही अभी भी चौकन्ने हैं, लेकिन ठंड उनकी हालत खराब कर रही है। तभी इसी बीच जर्मन्स फिर से हमला कर देते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इस चीज के लिए फ्रेंच सिपाही तैयार नहीं थे। फिर भी वो जर्मन्स का मुकाबला करते हैं, लेकिन सुबह होते होते ये लोग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। तब इन सारे सिपाहियों को डाला जाता है मिलिट्री हॉस्पिटल में। फिर जल्दी यहाँ का हॉस्पिटल भर जाता है क्योंकि बहुत सारे सिपाही घायल हो चुके हैं। इसीलिए सारे लोग परेशान हैं क्योंकि जितने लोगों की फौज को लेकर के ये लोग जाना चाहते थे उनमें से ज्यादातर लोग घायल हो गए। तभी हम बाकी फ्रेंच सिपाहियों को देखते हैं जो अभी भी जंगल में है। तभी वो अपने सामने किसी को आता हुआ देखते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये कौन है। लेकिन जैसे जैसे वो सिपाही नजदीक आता है इन्हें पता लगता है कि ये एक अमेरिकी सिपाही है, इसका नाम है जेनिंग्स और वो एक अमेरिकी सिपाहियों का संदेश लेकर के आया हुआ है। फिर वो उनसे बात कर ही रहा होता है तभी जर्मन से एक बार फिर से हमला कर देते हैं और एक गोली आकर के लग जाती है जेनिंग्स के पैर में और एक बार फिर से घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन फ्रेंच सिपाही भी इस बार तैयार थे, इसीलिए वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं जर्मन्स का और एक बार फिर से जर्मन्स को बैकफुट पे भेज देते हैं। तब जेनिंग्स कहता है कि उसे अपने बेस वापस जाना पड़ेगा अमेरिकी सिपाहियों के पास, तभी वो अपना संदेश पहुंचा पाएगा। लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए हैनेक एक और सिपाही को भेजता है जेनिंग्स के साथ। तभी हैनेक को एक और संदेश मिलता है कि जिस गांव पे जर्मन्स ने कब्जा किया है वो अभी भी वहीं पे है और अमेरिकी सिपाही उन पे बार बार हमला कर रहे हैं, फिर भी वो उस गांव को छोड़ना नहीं चाहते। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद हैनेक कहता है कि वो एक सही लीडर नहीं है, इसीलिए अब वो और लीड नहीं कर पाएगा इस टीम को। तब इस बात को सुनने के बाद सारे उसके दोस्त उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम ही हम लोगों की आखिरी उम्मीद हो और अगर तुम ऐसा कहोगे तब हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन हैनेक इनकी बात नहीं सुनता और वो अपने एक और साथी का नाम लेता है कि वो जल्दी यहाँ पे कमांड लेने के लिए आ रहा है। तभी हम जेनिंग्स को देखते हैं जो पहुंच जाता है अपने साथियों के पास। फिर फ्रेंच सिपाही उसे छोड़ करके निकलने लगता है क्योंकि वो बस उसे छोड़ने के लिए आया था। लेकिन वो जैसे ही रास्ते में आता है वो यहाँ पे बहुत सारे जर्मन सिपाहियों को देखता है जो उसके तरफ ही आ रहे हैं, इसीलिए वो भागता हुआ आता है अमेरिकी सिपाहियों के पास और उन्हें पूरी बात बताता है। इस फ्रेंच सिपाही का नाम है मार्टिन, इसीलिए अभी सारे लोग जाकर के छुप जाते हैं क्योंकि बहुत ही कम अमेरिकी हैं यहाँ पे। तब मार्टिन कहता है कि मैं अपने साथियों को खबर करता हूँ, कहीं वो हमारे मदद के लिए यहाँ पे आएंगे। इसीलिए वो तुरंत कांटेक्ट करता है फ्रेंच सिपाहियों से और उन्हें वो बात बता ही रहा होता है। तभी यहाँ पे गोलियां चलने लगती हैं और फ्रेंच सिपाही यहाँ की सिर्फ गोलियों की आवाज सुनते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मार्टिन कहाँ पे है। इसीलिए अपनी एक टुकड़ी को लेकर वो लोग आते हैं मार्टिन के पास। तब उन्हें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती हैं और वो देखते हैं कि मार्टिन अभी भी ठीक है और यहाँ पे सिर्फ एक ही अमेरिकी सिपाही जिंदा बचा है मार्टिन के साथ। तब ये लोग इन्हें समझाने लगते हैं कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर जर्मन्स को पता चल चुका है कि यहाँ पर हम हैं तो अपनी दूसरी टुकड़ी को जल्दी यहाँ पे भेजेंगे, फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसीलिए अब ये सारे लोग आगे जाकर के छुपने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम हैनेक की टीम को देखते हैं जिन्हें 2 जर्मन सिपाही नजर आते हैं। तब वो उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब एक सिपाही सरेंडर नहीं करता तब वो उसी वक्त उसे गोली मार देते हैं। फिर इस चीज को देखते ही दूसरा सिपाही यहाँ से भागने लगता है और वो हैनेक के निशाने पे होता है, लेकिन हैनेक का निशाना चूक जाता है। तब इस बात से उसके साथी फिर से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता था। फिर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी दूसरी तरफ दूसरा फ्रेंच सिपाही उस जर्मन को पकड़ लेता है और वो लोग उसे गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे हैनेक आ जाता है और वो उस जर्मन को गले से लगा करके रोने लगता है। तब सारे लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हैनेक आखिर क्या कर रहा है। तब हैनेक बताता है कि ये मेरा भाई है जो 3 साल पहले मुझसे बिछड़ गया था, इसका नाम रुडोल्फ है। फिर इस बात को सुनने के बाद सारे लोग शांत हो जाते हैं और हैनेक कहता है अपने भाई को कि वो अपने कपड़े उतारे ताकि वो लोग उसे दूसरे कपड़े दे सके क्योंकि उसने जर्मन यूनिफॉर्म पहन रखा है और अगर वो ऐसे यहाँ पे रहेगा तब कभी भी उस पर गोली चल सकती है। लेकिन रुडोल्फ मना कर देता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और कहता है कि अब तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। 3 साल पहले जब हमारी बहन मरी थी तब तुम वहाँ पे नहीं थे, मैंने अकेले दफनाया है
उसे, और अब मैं जर्मन्स के लिए लड़ाई करता हूँ, मैं यूनिफॉर्म कभी नहीं उतारूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद हेनेक भी चुप हो जाता है। फिर उसके साथी कहते हैं कि हमें इसे गिरफ्तार करना चाहिए और कैंप पे वापस भेज देना चाहिए। फिर इतना कहने के बाद वो उसे कैदी बना लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो रुडोल्फ को नहीं मार सकते। इसीलिए अब रुडोल्फ भी इनके साथ जाने लगता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं ताकि जल्दी ये लोग पहुंच सके मार्टिन और अमेरिकियों के पास। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तब इनके बीच बहस होने लगती है और ये कहते हैं कि अगर ये हमारे साथ ऐसे ही चलता रहा तो सबको लगेगा कि ये हमारा साथी है, इसलिए हमें इस पे बंदूक तानना पड़ेगा। फिर इस बात को सुनते ही ये लोग उस पे बंदूक तान देते हैं। लेकिन एक बार फिर से इनका मुकाबला होता है जर्मन से और जर्मन अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब ये लोग भी जम के उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन जर्मन्स की तादाद ज्यादा है इसीलिए वो अंधाधुन इन पे गोलियां चला रहे हैं और इनके साथियों को घायल भी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भी जम के उनका मुकाबला करते हैं और एक वक्त के बाद जर्मन्स इनका पीछा छोड़ देते हैं। तब एक फ्रेंच सिपाही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आता है रुडोल्फ के पास और उससे पूछने लगता है कि बताओ कि जर्मन्स ने क्या कहा और वो यहाँ पे क्या कर रहे थे। तब रुडोल्फ कुछ भी नहीं बताता और वो सिपाही ऐसे ही गुस्सा करते रहता है। तभी हेनेक इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो अपने साथी पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अब यहाँ से तनाव पैदा होने लगता है इनके बीच। रात में जब सारे लोग बैठे होते हैं तब ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। रुडोल्फ पे इन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इन्हें लगता है कि जैसे ही रुडोल्फ को मौका मिलेगा वो इन सबका काम तमाम कर देगा। और इसी में एक सिपाही के पैर में गोली लगी है। वो सबसे ज्यादा गुस्से में है। वो रुडोल्फ को बस मारना चाहता है क्योंकि वो जर्मन से नफरत करता है। लेकिन अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और ये सारे लोग यहीं पे हैं और हेनेक रुडोल्फ के पास ही है ताकि उसे कोई चोट न पहुंचाए। तभी इन्हें गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ती है। तभी इन्हें पता लगता है कि पास के गांव में लड़ाई हो रही है। फिर ये ध्यान से सुनने लगते हैं और सारी बातों को सुनने के बाद इन्हें पता लगता है कि फ्रेंच सिपाही जीत रहे हैं, इसीलिए ये लोग भी खुशियां मनाने लगते हैं और ये लड़ाई बहुत ही घमासान हो जाती है। तब इन्हें पता लगता है कि आसपास में बिल्कुल भी ज्यादा जर्मन सिपाही नहीं है, इसीलिए जर्मन्स की मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और जितने भी जर्मन्स उस गाँव के पास है अब वो सारे के सारे फंस चुके हैं। तभी रुडोल्फ अपने भाई से कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं भले ही जर्मन्स के लिए लड़ रहा हूँ लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तब हेनेक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ये बात क्यों कह रहे हो, मेरे सारे साथियों की वजह से। लेकिन उनका भी दोष नहीं है, वो नहीं जानते कि तुम कैसे हो। फिर इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे जर्मन्स आ जाते हैं क्योंकि वो गांव में मदद के लिए जा रहे हैं अपने साथियों के। लेकिन उन्हें यहाँ पे फ्रेंच सिपाही दिख गए, इसीलिए पहले वो इन्हें मारना चाहते हैं। फिर चारों तरफ से यहाँ पे गोलियां चलने लगती हैं और वो एक एक करके इनके सारे साथियों को मारने लगते हैं। फिर सबसे पहली गोली आकर के लगती है मार्टिन के गले में और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं और इन्हें पता है कि इनकी गोलियां भी खत्म होने वाली है। इसीलिए हेनेक सबको कहता है कि पहले अपने टारगेट को चुनो, फिर एक ही गोली में उसका काम तमाम करने की कोशिश करो। तब ये देखते हैं कि हर तरफ वो लोग हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं। तब ये लोग और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और हेनेक देखने के लिए कहता है कि सबसे कम जर्मन्स कहाँ पे है। तब इनका साथी बताता है कि बाईं तरफ, और इतना कहने के बाद वो बाईं तरफ भागता है। लेकिन ये जर्मन्स की चाल होती है इसीलिए वो उसे गोली मार देते हैं। फिर रुडोल्फ जैसे ही इस चीज को देखता है वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और खींच करके लाने लगता है ट्रेंचेस की तरफ। लेकिन जर्मन इस चीज को देख लेते हैं इसीलिए वो 2 गोलियां मारते हैं रुडोल्फ को। तब तक हेनेक के बाकी साथी टूट पड़ते हैं जर्मन्स पे और एक वक्त ऐसा आता है जब ये लोग जर्मन्स पे भारी पड़ने लगते हैं और बचे हुए जर्मन्स यहाँ से भाग जाते हैं। तब हेनेक खुशियां मनाने लगता है। इसी बीच वो अपने एक साथी की डेड बॉडी देखता है, तब वो दुखी हो जाता है। फिर एक के बाद एक उसके साथी की डेड बॉडी ऐसे ही उसके सामने आने लगती है, तब वो टूटने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है रुडोल्फ पे जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तब इस चीज को देखने के बाद हेनेक बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वो अपने भाई को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, हमें अभी बहुत सारा समय साथ बिताना है। लेकिन अभी हेनेक और कुछ कहता उससे पहले रुडोल्फ दम तोड़ देता है और ये हेनेक की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। इसीलिए हेनेक अब सुन्न पड़ जाता है। जब से उसने लीडरशिप ली है तब से उसके लीडरशिप में बहुत सारे लोग मारे गए हैं और हमेशा ही वो दुखी होता रहा है उन सारे लोगों के लिए। लेकिन ये दुख सबसे बड़ा है क्योंकि आज उसने अपने भाई को खो दिया। इसीलिए अब आज के बाद सारी चीजें बदल जाएंगी हेनेक के लिए। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।